क्रिएटिविटी के एतबार से एडवर्टाइजिंग में, प्रेजेंटेशन के एतबार से, टेक्निकली बहुत साउंड है, उस वक्त भी था, आज उससे भी ज्यादा है। अच्छा, एक बात होता है कि सहाफत में तो आप रात को अगवा करके आ गए थे, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में आप पहुंचे कैसे? जूते चिटकाए आपने? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का खास करम रहा, अम्मी की दुआएं रही कि देखें वहां पे भी बगैर कोई दरखास्त दिए नौकरी मिली थी, यहाँ पे भी एक रेफरेंस आया मेरे बहनोई सफदर से, वो वहाँ पर लेकर गए, और ताहिर साहब से उनकी दोस्ती थी, वो उनके मेन प्रिंटर थे, तो वहाँ मौका मिल गया। और उनका बहुत बेहतरीन कॉपी राइटर उनका जा रहा था, उसका नोटिस पीरियड चल रहा था, बस वो सितारे कड़ी से कड़ी और नुक्ते से नुक्ते मतलब इसमें वो मुझे कहीं थ्रिलिंग स्टोरी नहीं नजर आई वो इसमें जाने की। नहीं, मैं थोड़ा बता दूं, वजाहत कर दूं तो फिर आप जवाब दीजिएगा। जितनी थ्रिलिंग स्टोरी मुझे नजर आई थी अजहर हुसैन अजमी साहब की, वो भी एडवर्टाइजिंग की फील्ड का अच्छा नाम। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं यहाँ कि मेरा जो इंटरव्यू किया ना, मैंने बताया ना, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त है ताहिर साहब का, और उस वक्त उनकी बहुत गहरी दोस्ती फैसल शेरजान से थी, दोनों पार्टनर्स भी थी, तो रेफरेंस तो अपनी जगह, मेरा जो वहाँ इंटरव्यू उन दोनों ने किया ना, खासतौर सवालात ताहिर साहब कर रहे थे, वो सवालात वो जवाबात नाकाबिल इशाअत और नाकाबिल बयान है, जिनका एडवर्टाइजिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। चले कैमरा बंद रहेगा फिर मैं आपसे पूछूंगा, मुझे उनका अदब से, एडवर्टाइजिंग से, सहाफत से, कॉपी राइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। और जब ये कैमरे हट जाएंगे तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। और मंटो की तरह जो है मुकदमा चलाया जा सकता था उस इंटरव्यू पर, तो वो इंटरव्यू जितना थ्रिलिंग था, उसकी चाशनी, उसका जायका और उसका कहकहा आज भी ताज़ा है। अच्छा, मैं जो किस्सा दोहराना चाहता था अजहर अजमी साहब का, एक हिस्से मजाक वाला, हिस्से लतीफ वाला, कहेंगे जब मुझे अचानक इत्तला मिली फला जगह पे एक मौका है, तो किसी को हवाला था, चले गए वहाँ पे। कहेंगे अब मैं सुबह से कुर्ता शलवार पहन के बैठा कोई तकरीबन 1 बजे गए, और मेरा नंबर ही नहीं आया अंदर। 1 बजे अंदर कल भी मैं जाके बैठा, तो जो बॉस से इंटरव्यू लेने वाले, तो उन्होंने मेरी तरफ चेहरे गौर से देखा, कहेंगे आप किस लिए आए हैं? तो उनके इंटरव्यू देने। तो कहेंगे कि आपकी शेप बड़ी हुई, आपने शेप तक नहीं की है। यहाँ वो जुमला था जिसमें उनको फौरी नौकरी मिल गई। तो कहेंगे मैं 1 मिनट को सन्नाटे में आ गया, फिर मैंने कहा सर जब मैं इंटरव्यू देने आया था उस वक्त मेरी शेप बिल्कुल सही थी। वाह वाह वाह। इसी एक जुमले पर मुझे नौकरी मिल गई, मेरा पूरा करियर बन गया, और वो भी एक कॉपी राइटर अच्छे बन गए। अभी कैफे अजमीन की बड़ी किताब आई, बड़ी प्यारी, बहुत अच्छा लगते हैं मुझे। हाँ, दोस्त है हमारे बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। एक और साहब जिस वक्त यहाँ मौजूद है और स्क्रीन पर नहीं है, एडवर्टाइजिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, और इनको तो मैंने तारिक साहब को पता है क्यों नहीं है स्क्रीन पे, क्योंकि अगली बार ये बैठे होंगे आपकी जगह पे। जी, तो थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग की अगर बात करते हैं, ये फील्ड आपने कैसी पाई? बहुत चैलेंजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, और मतलब ग्लैमर बहुत, और उस वक्त के हिसाब से सैलरी पैकेज बहुत अच्छा, और सारे बहुत ही वेल एजुकेटेड जो हमारे जितने भी कोलीग्स थे। फ्रेंच बेनिफिट भी अच्छी होती होंगी? जी हाँ, अच्छी होती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे जो है सारे लाताल्लुक़ी करता हूँ। नहीं ठीक है, जवानी हर एक पे आती है, समझता नहीं है तो आती है, मगर हमारी जवानी दीवानी नहीं हुई। उसके ऊपर जो है ना वो खानदान में जो खलील भाई ये नहीं कहिएगा कि मुझ पर जवानी से पहले बुढ़ापा आ गया, जवानी तो आपने गुजारी है, और अभी तो मैं आऊंगा ना आपके उसके ऊपर, असल जवानी की असल जवानी के ऊपर आऊंगा आपके। तो काफी कुछ आपको वहाँ सीखने को मिला। जी बिल्कुल, ताहिर साहब से, मैडम सीमा ताहिर से बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे वक्त आपको पता है कौन लोग थे आज जो जाइंट्स हैं? रेहान मर्चेंट, मेहदी रजा, गुलरेज मोजेज, उमर फरीद, ये सारे इस तरह के जो लोग थे ना, उस वक्त हमारे कोलीग्स में शामिल थे, मतलब मोहसिन रिजवी, मोहम्मद अहमद जी। उसके बाद फिर आप शायद रेडियो की दुनिया में आए, टीवी की दुनिया में आए, टीवी की दुनिया में आऊँगा किसी अंदाज से, और आपने कुछ प्रोग्राम करने शुरू किए। मैंने कहा था ना हमारी आपके जो ना 2 शौक बड़े कॉमन है नाम के अलावा, एक किताबों का शौक और दूसरा जो मैंने जिक्र किया था इंटरव्यू का शौक। तो आप शायद करते थे प्रोग्राम किताब कहती है, अच्छा किताब क्या कहती है, किताब क्या कहती है, अच्छा फॉर्मेट था। और हमारा भी एक जो है इत्तेफाक से जिक्र किताब ही है, और उसमें किताब के हवाले से किताबों को प्रमोट करना, सब उसको प्रमोट करना, तो इंस्पायरेशन तो आदमी कहीं ना कहीं से ले लेता है ना ये। तो और दूसरा इंटरव्यूज का था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डायरेक्टली आप ही को देख के कॉपी किया मैंने उसको, लेकिन ये कि एक यकीनन ऐसी चीज़ें जहन में होती हैं कि दिल चाहता है कि भी लोगों से पूछें, उनकी बेतकल्लुफ़ी से बातें की जाए, और जो उनके साथ जो खजाना है वो किस सूरत से उसमें रसाई लोगों को दिया है। किताब क्या कहती है? किताब क्या कहती है,
जब मैं इंडस टीवी मैंने जब ज्वाइन किया, जी इसका भी बड़ा कमाल का वाकया है कि बस अल्लाह ताला मेहरबान रहते हैं। मैं उस ज़माने में जो है FM 100 के 7.5 साल बाद क्योंकि कुछ जो है मालिकान में चेंज आ गया था, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बहरहाल वहाँ से मेरा ताल्लुक ख़त्म हो गया था। थोड़ा बहुत तो आप भी चेंज आ गया होगा। तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। तो उस ज़माने में हमारा मैं जॉबलेस था, ज़ाहिर है एक इदारा छूटा है, दूसरा इदारा ज्वाइन करने के दरमियान का जो वक्फा होता है। तो हमारे दोस्त हैं आरिफ जमाल, वो FM 100 ग्रुप में, बड़ी उनसे हमारी दोस्ती थी, बड़े बाकमाल आदमी है, PTV में होते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया हुआ था उनके दफ्तर, तो कहने लगे यार मैं इंडस टीवी जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं, वहाँ पे नजमुल ज़मान से मिलना है। अब नजमुल ज़मान का इंतकाल हो चुका है, वो गज़नफ़र साहब के, सैयद गज़नफ़र अली साहब के दाएं हाथ समझे जाते थे, बहुत करीब थे उनसे, तो समझे आप प्रोग्राम हेड थे। तो हम गए और यहाँ कराची जिमखाना वाली गली के अंदर जो उसका बैक डोर है, वहाँ पे उनका ऑफिस होता था। तो नजम साहब के पास हम बैठे हुए चाय पी रहे थे कि एकदम एक ह्यूज शख्सियत जो है वो अंदर आती है। वो गज़नफ़र अली साहब कदावर शख्सियत, कदावर, बहुत तनोतोश वाले और बड़ी आवाज़। तो मतलब ये ऐसा लगता था कि जैसे वो मतलब ये कि थानेदार या DSP हैं। तो बहरहाल वो मुझे जानते थे कि ताहिर साहब के घर में जो पार्टीज़ होती थी उसमें ज़ाहिर है हम लोग भी शामिल होते थे, आना जाना होता था, और इसके अलावा वो वहाँ पर भी आते थे, इंटरफ्लो भी आते थे। तो उनको जो है उन्होंने देखा था मुझे, शायद ताहिर साहब और सीमा से कुछ जिक्र भी सुना हो। तो मुझे देख के वो बहुत खुश हुआ, कहला अरे भाई नजम, ये किसको बिठाया हुआ है तूने, 3-4 क्रिएटिव आइडिया तो इसकी जेब में पड़े हुए होंगे, आओ मेरे साथ आओ। मुझे हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गए। अच्छा तो नजम और आरिफ जमाल को देखते रह गए, ले गए, ले जाके मुझसे कहने लगे कि क्या कर रहे हैं आप, कहाँ हैं। मैं कहा अभी तो फरागत पाई है मैंने, अभी तो मैं कहीं नहीं हूँ। वही बात सलाउद्दीन साहब मेरे साथ काम करेंगे। मैं कहा साहब आप तो बाबा हैं, आपके साथ कौन काम नहीं करेगा। कहना अच्छा ठीक है, मैं पिंडी जा रहा हूँ, उनका आबाई वहीं पे गाँव है, उसके बाद वापस आ जाऊँ तो फिर वो ज्वाइनिंग देते हैं फिर। और कहने लगे कि सैलरी वगैरह तय, कहले कुछ और। मैंने कहा एक बात है, जब आप नौकरी में नहीं होते ना तो आप बड़े शेर दिल हो जाते हैं। हाँ क्या और दूसरा मौका जब तक शादी नहीं की होती, हाँ, तब भी हाँ, मुश्किल शेर होते। दिल हो जाते हैं। तो ज़ाहिर गज़नफ़र साहब का तो एक हवा था ना, मतलब उस वक्त का और इस वक्त का 90% कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं होगा जिसने उनके पास काम ना किया हो, सही जिसको उन्होंने प्रमोट ना किया हो, जिसको उन्होंने मौका ना दिया हो। तो लेकिन उनकी शख्सियत के कुछ और पहलू भी थे जो मशहूर थे। तो वो कहले हाँ बोलो। मैं कहा मैंने सुना है कि आप जो है अपने स्टाफ को गालियाँ बहुत देते हैं, तो प्लीज़ मैं गाली सुनने का आदी नहीं हूँ। बहुत हंसे, मेरे गले में हाथ डाल गए, तुझे नहीं दूंगा। तो वो उस पर वो मेरे वहाँ से जाने तक भी वो उस पर कायम रहे। खता कलामी होती है, जुमला रुकना नहीं चाहिए ना कभी भी। हाँ, वो एक साथी थे जो किसी बहुत बड़े सेठ की नौकरी करते थे, फाइनेंस कंट्रोलर थे, सच्चा किस्सा ये। सही। तो उनसे किसी ने पूछा, पुरानी बात है, कि आपकी तनख्वाह कितनी है। कुछ देर तो वो खामोश है। कहने लगे देखो तनख्वाह तो मेरी है 45,000 रुपये, और मेरी मार्केट वक्त इस वक्त यही है की। बाकी सेठ मुझे देता है 1,55,000 रुपये माँ बहनी गालियां देने के। क्या वाह वाह वाह। तो वो मुझे और कहीं मिल नहीं रहा है 1,55,000 रुपये। तो वहाँ मैं गालियां बेनिफिट से महरूम रहा। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि उस वक्त मुजाहिद बरेलवी का तूती बोलता था वहाँ पे, जी और ज़ाहिर है वो बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ी गहरी नज़र है अदब पर, सियासत पर, जी, इसमें कोई करंट शक नहीं, अफेयर्स पर। बहुत मुजाहिद बहुत भाई की हमारे लेजेंड सीनियर है। लेजेंड है। उस वक्त चूंकि सियासतदानों को जलील करने का एक एजेंडा था, हाँ तो वो जो है उसके मुताबिक उनके तुंद तेज सवालात के आगे, उनके अंदाज के आगे कोई ठहर नहीं पाता था। तो उनकी मौजूदगी में उन्होंने मुझे कहा कि एक तो ये किताब क्या कहती है, हाँ कि किताबों पे प्रोग्राम करो। मैं तुम्हारे अक्सर मैंने तुम्हारी जो है वो देखे, होस्टिंग देखी है, प्रोग्राम सुने, तुम मतलब बड़ा शेर और अदब तुम्हारा वो है, तो तुम ये करो। और उसके जो है 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुला के कहा, एक प्रोग्राम मुझे दिया आज की बात, हफ्ते में 3 दिन। आप इमेजिन कर सकते हैं उस आदमी ने 1.5 महीने में मुझे स्क्रीन पे कहाँ पहुँचाया। कि एक तो किताब क्या कहती है हफ्तावार होता था, और आज की बात जिसमें आपने हवाला दिया था ना, जिसमें जी। नेमतुल्लाह खान साहब आए थे, जिसमें अब्दुल सत्तार रेदी साहब आए थे, ये तमाम, जिसमें IG सिंध आए थे, वो प्रोग्राम था। क्या यादें होंगी आपकी। क्या यादें, कमाल। तो उसके बाद शम्स काज़मी का मैं जिक्र करूंगा, नौजवान डायरेक्टर जो मेरे साथ इंडस में थे, कमाल का डायरेक्टर। क्या आंख थी, क्या उनका मुताला था। मतलब समझे हमारी एक, अल्लाह माफ करे, एक लीथल कॉम्बिनेशन बन गया था उनके साथ। हम दोनों को अगले हफ्ते के प्रोग्राम से पहले 3 दिन में एक पूरी 200, 250, 300, 500 सफ़े की किताब पढ़नी होती थी।
उसी में अच्छा। से सवाल बनाते थे, उसके बगैर मुमकिन नहीं था। आप किसी राइटर से उसकी किताब पे बात करें, आपकी किताब में पढ़ी हो तो मेवल और मैं बन जाता था फिर। तो इस वजह से तो पहला इंटरव्यू आप देखें, सरदार शेरबाज खान मजारी, क्या बात है, पहला क्या बात है। इंटरव्यू सरदार शेरबाज खान मजारी। उनकी लाइब्रेरी में 20,000 किताबें थी जी 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 और क्या वफादार आदमी थे सरदार साहब। वो पहला इंटरव्यू उनकी किताब पर, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जी जी। उसके ऊपर पहला इंटरव्यू किया। अच्छा, फॉर्मेट ये था कि एक इंटरव्यू पिछले 2 साल में बेस्ट सेलर किसी बुक का होगा और साहिब किताब के किसी हमअसर के साथ फिर उसके घर पे जाके बात होगी, ताकि कोई लिहाज ना रहे, अगर कोई तनकीदी पहलू है तो वो पूरी तरह से खुल के बात हो सके। तो इसी तरह हमने इनके ऊपर जब बात की थी, तो आपको पता है हमने दूसरा आदमी जिससे इनकी किताब पर बात की वो कौन था? इलाही बख्श सुमरो साहब। अल्लाह, इलाही बख्श सुमरो साहब, किताब थी शेरबाज मजारी साहब की। पहले उनके ऐसे प्रोग्राम अब क्यों नहीं आते हैं? देखने वाले नहीं है शायद। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो वो तो उसमें जो है कमाल, उसमें एक जो यादगार प्रोग्राम मुझे याद रहेगा, वो जो आवास कलेक्टर थे ना, लुत्फुल्लाह खान साहब। लुत्फुल्लाह खान, क्या भाई, बात है। उनके जो आवास का जो तिलस्म खाना था, और जी, हम जी, जी। साहिब किताब के घर जाते थे। उनकी बेगम साहिबा इतनी अच्छी मेजबान थी, तो वो पहलू अलग के क्या खातिर मदारात हुई, लेकिन लुत्फुल्लाह खान साहब से डिफेंस वाले घर में, डिफेंस वाले घर में म्यूजियम उनको- बनाया था वो उन्होंने। उसको बल्कि अभी यूट्यूब के ऊपर वो पड़ा हुआ है, जो उसका जो बहसियत निजामतकार, मैं उनसे दिबाचा जो दे रहा था, मैं बात जो कर रहा था, वो इब्तदाई कलमात वो अभी भी तो उस पे हैं। तो उनको वो किया, उसके बाद जो है एक यादगार इंटरव्यू जो था जमीलुद्दीन अली साहब का था। अच्छा, लुत्फुल्लाह खान साहब की बात आई तो मैं बताऊं कि मुझे इनका एक जुमला बहुत पसंद आया लाइफ के अंदर। ये मुझे कहने लगे कि जब वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की कुल्लियात फैज़ आई, तो मैं ले आया, उनकी सारी फैज़ साहब की गज़लें मेरे पास मौजूद थी। तो मैंने फिर वो लगाया अपने ऑडियोज़ और एक-एक को कंपेयर करना शुरू किया। तो मुझे बड़ा हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये हुआ कि एक गज़ल ऐसी थी जो मेरे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन उस कुल्लियात में मौजूद थी। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी गज़ल थी कुल्ली जो कि मेरे पास मौजूद थी आवाज़ में, लेकिन फैज़ साहब भूल गए थे। तो कहने लगे जब फैज़ साहब आए कराची, तो मैं उनसे जाके फ़ोन करूँ, मेरा तो वही बड़े हैरान हुए। तो कहने लगे भैया अब किताब तो दोबारा पता नहीं कब छपेगी, मैं आपका आके वो आवाज़ वाली मुकम्मल कराता हूँ, ताकि एक जगह तो पूरी महफूज है। तो कहने लगे मैं भी बड़ा खुश हो गया। वो गए और वापस में इत्तला ही आई कि उनका इंतकाल हो गया वहाँ पे। अब लुत्फुल्लाह साहब का जुमला, कहने लगे उस दिन से मेरा ईमान हो गया कि आदमी को भी कभी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, परफेक्ट ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। बेशक बेशक, बड़ी बड़ी अल्लाह की बागो बहार शख्सियत थे। बहुत बहादुर। हाँ, अलबत्ता अपने आवाज़ के खजाने के बारे में उनकी मुट्ठी बड़ी तंग थी। बहुत तंग थी। उन्होंने पता नहीं किस बात पर खुश होकर मुझे 3 आवाज़ें इनायत कर दी थी। एक जो है नवाब बहादुर याजन की, अच्छा, और एक जिगर साहब की, और आप बहुत ही खुशनसीब हैं। एक आपको हाँ, नकल दे दी उन्होंने आपको? उन्होंने मुझे सिर्फ दी थी, और बस ये कहा था लेकिन आप ये अपने चैनल पर नहीं चलाएंगे। हाँ। ये मैं आपकी वजह से दे रहा हूँ। और ये तो जिगर साहब किसी मुशायरे में नहीं, ये थे जो उनके स्टूडियो में जिन लोगों की हुई थी उनमें, वो तो जाहिर नवाब बहादुर याजन की भी उन्होंने आवाज़ रिकॉर्ड की हुई थी, और या उनके पास कहीं से आई थी, जिगर मुरादाबादी की थी। और तीसरी क्या क्या थी जो मैं उस वक्त मैं याद कर रहा था, तीसरा जो उन्होंने मुझे आवाज़ दी थी, ज़ैड बुखारी। बहुत बड़ी, आप बहुत खुशनसीब हैं। वो इस मामले में उनकी मुट्ठी बहुत तंग थी। और मेरे ताया इस डॉक्टर मामले में तो कोई लिहाज कोई नहीं, मुरब्बत कोई नहीं कोई करते थे। मरम्मत नहीं। मुझे भी मशरूत दी थी उन्होंने। जी, डॉक्टर मुशीर उल शहीद साहब मेरे ताया थे, जिसे कश्मीर यूनिवर्सिटी में माशाअल्लाह। शहादत हुई थी। तो उनका इंटरव्यू इत्तेफाक से उनके पास मौजूद था। तो मैं जाके फिर लुत्फुल्लाह साहब से दोबारा मिला। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें उनके जो बीवी बच्चे सब जो हिंदुस्तान में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो दे दें नकल। उन्होंने सिर्फ इतनी इनायत की कि आप यहाँ बैठ जाइए, सुनते जाइए और लिखते जाइए, आवाज़ की कॉपी मैंने दूंगा। तो खैर फिर वो उनका पूरा इंटरव्यू बड़ा यादगार इंटरव्यू था। तो वो फिर मैंने नकल किया, हिंदुस्तान ने छपा ही है। तो अच्छा, उनके शौक भी बहुत ज़्यादा थे, मतलब एक माचिस की डिब्बियाँ भी और पता नहीं हर चीज़ को जमा करने का पूरा म्यूजियम था उसमें, कैमरे भी, अच्छे फोटोग्राफर थे। हाँ हाँ, शौक भी बहुत था भाई। तो खैर हम बाद में आते हैं उसके ऊपर। अरे एक उनका मशवरा मैं बता दूं, उन्होंने वो मुझे मतलब बड़ी मजे की बात की। और शम्स काज़मी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर। और जब जब खाना होने लगा बड़ा पुरतकल्लुफ, तो कहने लगे कि शम्स मियाँ, ये जो है ना विजुअल मीडियम है, इनकी निजामतकारी और काबिलियत अपनी जगह, मगर प्रोग्राम और दिलचस्प हो जाएगा इनके साथ एक खूबसूरत लड़की बिठाई। मतलब वो उस लड़की के लिए नजर बट्टू चाहते थे या? हाँ, उस लड़की के लिए। हाँ, लेकिन बात सही थी उनकी।
वैसे एक मैं समझता हूँ कि एक ब्लेसिंग डिस्गाइज हुई है उनके इंतकाल के बाद से। मुझे लग रहा था कि ये शायद रीगल के ऊपर उनका खजाना इधर उधर बिखर जाएगा पूरा, लेकिन वो लम्स में जो भेज दिया जी। गया है तो अब वहाँ पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। वैसे महफूज रहेगा बाद में उनके डॉक्टर साहब हैं, मैं रिश्ते से वाकिफ नहीं, लेकिन उन्होंने काफी काम किया था उसको यूट्यूब जी पे हाँ, लाने के सारे लिए। मामला वही देखते थे जी बाद जी। में। लेकिन वो पूरा आवाज का खजाना जो है वो लम्स में चला गया। अफसोस हुआ, कराची की चीज थी, कराची में रहती है, लेकिन चलें एक लेकिन वहाँ जगह ढंग महफूज जगह रहेगी पे। बिल्कुल। तो बात हम कर रहे थे करियर की आपके, और बात बात किताब क्या कहती है की जी बात हो रही थी ये। जी जी। तो कभी दिल नहीं चाहा आपकी, तो माशाल्लाह इतनी पॉपुलैरिटी है कि आप उसको सेगमेंट को किसी और चैनल के साथ दोबारा शुरू करें, उसकी जरूरत है। हाँ, मगर मैंने आपसे कहा ना कि अब शायद वैसे जौहर शनास लोग भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये भी देखा जाता है ना कि प्रेजेंटेशन का वो जो होस्ट है वो कैसा लग रहा है, कैसा नज़र आ रहा है, यूथ में के लिए अट्रैक्टिव होगा कि नहीं। और तो ये अब क्राइटेरिया बदल गया है, अब क्या मैयार बदल गया है। इस वजह से मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। और जिन लोगों के साथ काम किया ना वो इतने बड़े लोग थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह में डायरेक्टली रिपोर्टेड रहा। और जब मैंने FM100 ज्वाइन किया तो जावेद पाशा साहब बहुत बड़ा नाम था, वो ज़ाहिर है कि वो एक करीब भी थे और बहुत मामला, लेकिन उनकी जो बाकी पहलुओं से कतई नज़र जो उनकी जौहर शनासी है, जो जहानत नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि IQ जो उनका है और जितने वो जीनियस हैं। उस ज़माने में FM लाने का तसव्वुर हो सकता था? उस जी ज़माने में आप सोचिए, ये इसका तसव्वुर हो सकता है शाहनवाज़ PTV का, डिजिटल का, और ये अपना क्या था अभी एक मिनट, DC पेजर का। ये जी जी सब जी ये जी उन्हीं के ज़्यादातर जी आइडियाज़ थे। जी। और तो मैंने, अगर आप मेरे बॉसेस कहेंगे तो सलाउद्दीन साहब, प्रोफेसर लुत्फुल्लाह, उसके बाद सलाउद्दीन साहब, सलाउद्दीन साहब के बाद से फिर जो है ताहिर साहब, और ताहिर साहब के बाद नहीं ताहिर साहब, उसके बाद इंडस, इंडस के बाद जावेद पाशा साहब, जावेद पाशा साहब के बाद दोबारा फिर सलाउद्दीन, वो ताहिर साहब के साथ मेरी रफाकत 89 से लेके और बीच के वक्फों के अलावा 2023 तक रही। ताहिर खान साहब और उनकी बीवी मिसेस सीमा ताहिर, जो इंटरफ्लो में क्रिएटिव हेड थी और बाद में TV1 में वो CEO थी। तो ये तमाम जो मुझे लोग मिले, मैं डायरेक्टली इनको रिपोर्टेड होता था, और ये सब लोग ऐसे थे कि जो वाक़ईतन अपनी अपनी फील्ड के निहायत माहिर। अच्छा, आखिर में मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि जो किताब क्या कहती है सेगमेंट के ऊपर आपका अपना बाहर एक नाम है और आपका अपना एक ब्रांड है, यू आर ए ब्रांड इन योरसेल्फ, ठीक है ना ये। पता नहीं तो अच्छा, उस पे मैं आपने तस्लीम भाई, आपकी आपकी मैं ये बात से बात मैं आपकी रियलाइज़ बात नहीं को कर सकता। आपकी इस बात से मुझे बहुत पसंद आई जो आपने कहा कि भाई अब शायद वो सुनने वाले भी वैसे नहीं रहे हैं। तो इस पर मुझे वो मुश्ताक यूसुफ़ी का जुमला याद आ गया कि जो उनके किसी दोस्त ने कहा कि अब वो बावर्ची नहीं रहे जो 12 किस्म के मुगलई खाने पकाया हाय करते हाय थे। हाय! तो उनका क्या अब वो खाने वाले नहीं रहे जो 12 किस्म का मुगलई खाना खाते हैं। तो ये बिल्कुल। तो बात आपकी सही है, सोशल मीडिया ने तो इतना टेस्ट खराब कर दिया है और इतना हमारा स्पैन को महदूद कर दिया है कि बस 15-20 सेकंड में बात हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सला, फिर अगली रील पे आ जाते हैं। तो ये तो एक अच्छा, फ़र्क एक पड़ा है। बार और मैं अर्ज़ करूँ आपसे, असल में देखिए रेडियो जो है ना, रेडियो है एक मिस्टीरियस मीडियम। हुँ। आपका जो होस्ट है या आपका जो प्रेज़ेंटर है या आपका जो RJ है, जिस वक़्त मैं प्रोग्राम FM100 पे मैंने शुरू किया, वो सिर्फ एक पुरस्कार किरदार होता था। उसकी सूरत शक्ल कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, उसका रंग कैसा है, वो चलता कैसा है, वो ड्रेसअप कैसे होता है, ये सिर्फ तसव्वुरात थे, है ना? कि एक ऐसी आवाज़ सुन के जो आपके दिल को भा रही हो, जिसमें इसका रोमांस हो, मतलब है जिसमें शायरी हो। इसका मतलब हम जंप करके आ जाएँ FM100 के ऊपर। जी, तो वही मैं बता रहा था कि जी। वो मिस्ट्री जो थी ना, वो फैन फॉलोइंग बढ़ाती थी। ज़ाहिर है आपका अंदाज़ अपनी जगह था, और आपके कंटेंट अपनी जगह था, लेकिन वो जो एक भेद भरी रात थी ना, उस भेद भरी रात का अभी तिलिस्म इस पार्ट भेद भरी पार्ट हो रात गया। के भेद तो खोले जाएँगे, ठीक है? लेकिन आपको अच्छी तरह याद होगा कि ऐसा भी नहीं है कि उस ज़माने के जब FM100 आया है तो एक रवायतें ये भी थी, आप सही उसको तस्दीक कर सकते हैं कि नॉर्मली जो आरजेस थे उनको मीडिया पे आने की इजाज़त नहीं थी कि हम फलाँ हैं, ताकि वो जो आपने कहा एक प्रोत्साहित बरकरार रहे। और एक आध लड़के ऐसे थे, मैं इनका नाम याद नहीं आ रहा है, जो बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी, बहुत अच्छी आवाज़ थी और बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। लेकिन जब अखबार में इंटरव्यू दे बैठे तो शक्ल उनकी मेरी ऐसी थी और उसके बाद से उनके सारे वो मार्केट ख़त्म हो गई थी ये। वाकई लेकिन जालंधरी साहब का शेर है ना, कथा कलाम होता है, परी रुखों की जुबान से कलाम सुन के मेरा, परी रुखों की ज़बां से कलाम सुन के मेरा बहुत से लोग मेरी शक्ल देखने आए। इसीलिए अब तो ना कहा ही जाता है कि भैया ये गज़ल अहमद फराज की नहीं है बल्कि मेहदी हसन की है। जी जी। तो आ जाए फिर FM100 पे। हाँ,
अच्छा जी बिल्कुल। तो FM 100 का ये था कि जब मैंने, ये बात है, ये है 1995-96, इसमें जब मैं इंटरफ्लो से फारिग हुआ, तो उसके बाद बल्कि उसमें भी मेरा जो है जावेद पाशा साहब से तारुफ भी ताहिर खान साहब ने करवाया था। और उनको किसी एक इदारिये, वो मैगज़ीन भी निकाल रहे थे कि इदारिये की, और कराची पे एक आर्टिकल की ज़रूरत थी। वो ताहिर साहब ने मुझे 11 साढ़े 11 बजे सुबह कहा कि ये चाहिए, और असर की नमाज़ के लिए मैं खड़ा हो रहा था कि वो बंदा भागा हुआ है कि ताहिर साहब बुला रहे हैं। कहा हाँ भाई वो लिख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिख लिया था। कहने बस बैठ गए गाड़ी में, और उनके साथ में गया जावेद पाशा साहब के घर, वहाँ उनको सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा अब मैं मैगज़ीन निकाल रहा हूँ, आप ये 2 चीज़ें आप मुस्तकिल लिखेंगे। उसके बाद अब ज़ाहिर है उनके दोस्त थे, वो मना भी नहीं कर सकते थे। अभी मैंने 1-2 ही आर्टिकल लिखे थे, वो लंदन चले गए, वहाँ से उनका फ़ोन आया कि भई आप मुझे जॉइन कर लें, मेरी ये ऑफ़र है। अब मेरे को इस तरह से मैंने फिर वो बादल नाखास्ता ताहिर साहब ने उसी महीने मुझे वहाँ से रुखसत किया, और मैं आ गया FM 100, तो मैगज़ीन एडिटर के तौर पे आया अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जिसकी सर्कुलेशन 1.25 लाख थी। माइंड इट, 1.25 लाख, अखबार जहाँ से ज़्यादा कोई नहीं था, और बाकी जो भी थे 5,000 के अंदर थे। उस मंथली की सर्कुलेशन 1.25 लाख थी। उसका सारा मैजिक था कि FM के जो प्रेजेंटर्स थे उसको मैं 1 बाय 1 तस्वीर देनी शुरू कर दी थी। हाँ, उसको कैश करना शुरू उसको करना। कैश करना शुरू कर दिया था। FM 100 ने तो पूरा कौम का, मैं ख्याल सोचता हूँ कि रेडियो का भी एक तो चेहरा बदला, बिल्कुल बहुत बुरी तरह और बदला। रेडियो तकरीबन खत्म हो रहा था। रेडियो, हम कहते हैं ना, रेडियो पाकिस्तान वाज अ डेड हॉर्स, लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। लेकिन FM में ज़ाहिर एक तो उनकी टेक्नोलॉजी, और दूसरा उनका प्रेजेंटेशन का अंदाज। क्या हुआ?